नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल बी पॉजिटिव क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर का जो तीसरा नया टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं, सिंचाई, इरिगेशन। अब सिंचाई होती क्या है? पादपों की वृद्धि के लिए जो आवश्यक जल की मात्रा होती है तथा मृदा की नमी के पुनः संभरण के लिए जो जल की मात्रा कृत्रिम रूप से दी जाती है उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। तो पादपों की पादपों की वृद्धि तथा मृदा नमी संभरण के लिए जो कृत्रिम रूप से जल दिया जाता है क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाती है। ठीक समझ में? देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सिंचाई की परिभाषा क्या होती है? पादपों की वृद्धि तथा मृदा नमी संभरण के लिए जो कृत्रिम रूप से जल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। यह सिंचाई की परिभाषा समझ में आई कि नहीं है? ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर सिंचाई क्यों आवश्यक है? सिंचाई क्या है, क्यों आवश्यक है, सिंचाई के क्या उद्देश्य हैं? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिंचाई के उद्देश्य। सिंचाई के उद्देश्य क्या पढ़ेंगे? सिंचाई के उद्देश्य। यहाँ पर हम सिंचाई के उद्देश्य की बात करें तो सिंचाई के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? एक तो मृदा नमी को बनाए रखना। क्या रखना? मृदा की नमी को बनाए रखना या मृदा नमी को बनाए रखना। ठीक है। यहाँ पर जो मृदा नमी को बनाए रखना है इसका मतलब क्या होगा कि इसके अंदर मृदा में हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए। जो आपने ये चीज देखी होगी कि प्राप्य जल कौन सा होता है कि इसके अंदर जो अधिकतम जल होता है और न्यूनतम जल होता है। अधिकतम यानी कि जो जल पौधों को प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? प्राप्य जल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राप्य जल कहलाता है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो मृदा की नमी को बनाए रखना, जिससे क्या होती है? प्रश्न क्रियाएं करने में आसानी रहती है। क्या करने में? कृषि क्रियाएं करने में। क्यों? क्योंकि ऊपरी जो परत होती है वो क्या होती है? नरम रहती है। क्या रहती है? नरम रहती है। कृषि क्रियाएं करने के लिए इसके अंदर इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है। इसके बाद में फसल को सूखे से बचाने के लिए, फसल को सूखे से बचाने के लिए, किसके लिए? फसल को सूखे से बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? सूखे से। यदि फसल में जल नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? फसल सूख जाएगी या सूखा पड़ जाएगा फसल के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? सूखे से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? नमी की मात्रा या सिंचाई करते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है अगला है इसके अंदर कि जो फसलें होती हैं, जो खेत होता है अपना, खेत में क्या होते हैं? लवण होते हैं। क्या होते हैं? लवण होते हैं। और लवणों को तनु करने के लिए, तनु या निस्सालन द्वारा खेत से बाहर
निकालने के लिए ठीक है, लवणों को तनु और या निस्सारण द्वारा खेत से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, और इसके आगे है, इसके अंदर अगला है फसल को सूखे से बचाने के लिए। अगला है कि फसल छत्रक या फसल छत्र, क्रॉप कैनोपी कौन सी कैनोपी? क्रॉप कैनोपी। यानी कि ये क्या होता है फसल छत्र? देखो इसके अंदर जो क्रॉप कैनोपी होती है वो होती है कि इसके अंदर जो फसल होती है, मान लो यहाँ तक आपकी फसल उगी हुई है इतनी ऊंचाई तक, इसके ऊपर आपने देखा होगा कभी कभार कि आप जैसे ग्रीष्म काल में देखा होगा आपने कि कहीं खेत है और खेत में सिंचाई हो रखी है। क्या हो रखी है? सिंचाई। या मान लो रिंजगे का खेत है, अब रिंजगे का खेत है तो आप ग्रीष्मकालीन में उसके पास से गुजरते हो तो आपको ठंडी हवाओं का एहसास होता है। क्या होता है? ठंडी हवाओं का। तो वो क्या होता है कि फसल छत्र या फसल छत्र होता है, क्रॉप कैनोपी होती है कि इसके अंदर जो नमी की मात्रा है, क्या है? नमी की मात्रा ये बनी रहेगी सिंचाई करने से, क्योंकि नमी की मात्रा, नमी कहाँ से आएगी? सिंचाई से, जल से आएगी, और जल की मात्रा बनी रहेगी तो इसमें क्या होगा कि फसल के ऊपर क्या हो जाएगा, एक सिंपल सी नमी युक्त परत बन जाएगी, जिससे क्या होगा पौधों को वृद्धि में आवश्यक जो चीजें चाहिए वो मिल जाएगी। यहाँ पे क्या कि नम वातावरण चाहिए पौधे की वृद्धि के लिए, तो नम वातावरण मिल जाएगा, इसलिए पौधा क्या कर जाएगा? वृद्धि करेगा। ठीक है, तो फसल छत्र की या क्रॉप कैनोपी के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फसल के सिंचाई के उद्देश्य हैं वो कंप्लीट हो गए आपके। इसके बाद में हम बात करते हैं फसल में सिंचाई कब करें। फसल में सिंचाई कब करें? फसल में सिंचाई कब करें? ये क्या है एक प्रकार का कि हमारे पास एक क्वेश्चन मार्क है कि हमें, अब मान लो हमें पता है कि फसल को जल की मात्रा के लिए, जल की आवश्यकता के लिए, नम भूमि बनाए रखने के लिए, लवणों को निस्सारण के लिए या लवणों को तनु करने के लिए हमें क्या चाहिए? जल की मात्रा, जल की आवश्यकता होती है या सिंचाई की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें पता कब चलेगा कि सिंचाई अब करनी है, नहीं करनी है, कब सिंचाई करनी है, कब नहीं करनी है? ठीक है, तो सिंचाई कब करें क्वेश्चन मार्क है। इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर जो आता है पौधों के आधार पर, सबसे पहले हम देखते हैं सिंचाई कब करें। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंचाई कब करनी है हमें। ठीक है, तो पहला है पौधों के आधार पर, पौधों के आधार पर। किसके आधार पर? पौधों के आधार पर। अब देखो पौधों के आधार पर कैसे सिंचाई कर सकते हैं कि पौधों की बाह्य स्थिति देखकर, पौधों के आधार पर। अब पौधे की बाह्य स्थिति देखकर, पौधे की बाह्य स्थिति जैसे मान लो पौधा मुरझा गया है, पौधा ताजा है या कैसा है, उसके आधार पर बाह्य स्थिति। यदि सिंचाई है यानी कि सिंचाई की आवश्यकता है पौधे में तो क्या हो जाएगा? पौधा मुरझाया हुआ दिखेगा। यदि सिंचाई की आवश्यकता नहीं है तो क्या होगा? पौधा कैसा दिखाई देगा आपको? तरोताजा दिखाई देगा, पूरी पत्तियां मुरझाई हुई नहीं दिखाई देगी, कोई भी पत्ती मुरझाई हुई नहीं दिखाई देगी, अच्छी और चमकदार पत्तियां दिखाई देंगी। तो इसके अंदर सबसे पहला आता है पौधे के आधार पर, इसमें पहला आता है पादप की बाह्य स्थिति देखकर। क्या देखकर? पादप की बाह्य स्थिति देखकर। इसके अंदर हम क्या देखेंगे
इसके अंदर दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि पादप की बाह्य स्थिति कब कब देखनी है आपको। यहाँ पर आपको देखना है कि सुबह व सायंकाल तथा दोपहर में यदि 1-2 दिन तक पादप मुरझाया हुआ दिखाई दे तो हमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ पे ये 3 चीजें इनको ध्यान में रखना है। देखो, यदि सिंचाई की आवश्यकता नहीं है तो सुबह और सायंकाल क्या रहेगा, पादप तरोताजा रहेगा सुबह और सायंकाल, जबकि दोपहर में मुरझा सकता है। समझ में आया? जैसे ग्रीष्म ऋतु में मुरझा सकता है और बाकी में नहीं मुरझाएगा। दोपहर में मुरझा सकता है लेकिन सायंकाल और सुबह नहीं मुरझाएगा। यदि सिंचाई की आवश्यकता है तो सुबह भी मुरझा जाएगा, शाम को मुरझा जाएगा, दोपहर को तो वैसे ही मुरझाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से सुबह, साय और दोपहर तीनों समय क्या हो जाए, पादप मुरझाया हुआ दिखाई दे तो हमें क्या करना है, पादप की सिंचाई करनी है। ठीक है, देखो इसके अंदर अगला जो है पादप की बाह्य स्थिति देखकर हमने देख लिया कि पादप को देखा 1-2 दिन तक देखा कि पादप जब सुबह देखते हैं तब भी पादप मुरझाया हुआ दिखता है, पादप को शाम को देखते हैं तब भी पादप मुरझाया हुआ दिखता है। ठीक है, और दोपहर को देखते हैं तब भी पादप मुरझाया हुआ दिखता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसे जल की आवश्यकता है, इसे क्या है, जल की आवश्यकता है। अब इसे सिंचाई करनी है हमें। ठीक है, इसके बाद में है पादप की पत्तियों में जल की मात्रा, पादप की पत्तियों में जल मात्रा, पादप की पत्तियों में जल की मात्रा, या यहाँ पे लिख सकते हो आप जल विभव। यहाँ पे जो दूसरा है वो है पादप की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव, जल की मात्रा या जल विभव। यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके अंदर जो जल का विभव है वो सही मात्रा में होना चाहिए। जल का विभव मतलब इसके अंदर पत्तियां सही सिद्धांत से रहनी चाहिए, कहने का मतलब पत्तियां मुरझाई हुई दिखनी नहीं चाहिए, और पत्तियों के अंदर सरसता बनी रहनी चाहिए। पत्तियों के अंदर क्या बनी रहनी चाहिए, सरसता, यानी कि जल की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा, पादप की जो पत्तियां होगी वो अच्छी दिखेगी, चमकीली दिखेगी और बिल्कुल सीधी दिखेगी। ठीक है, जबकि जल की मात्रा कम होने पर क्या होता है, इसके अंदर पत्तियां क्या होती है, मुरझाई हुई दिखती है। तो इस प्रकार हम पत्तियों की, पादप की जो पत्तियां हैं उसमें जल की मात्रा या जल विभव को माप कर क्या कर सकते हैं, इसके अंदर इसकी जो पादप की स्थिति को हम बता सकते हैं और उसके आधार पर हम सिंचाई कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि पत्ती का तापमान मापकर, जो तीसरा है वो है पत्ती का तापमान मापकर, पत्ती का तापमान मापकर। अब देखो पत्ती का तापमान, अब पत्ती की जो पृष्ठ सतह होती है वहां से हम तापमान मापेंगे। तापमान मापेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि यदि जल की मात्रा अधिक होगी तो उसके अंदर तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा। क्यों? क्योंकि नमी बनी रहेगी पत्ती की सतह के ऊपर। जैसे कोई भी ये है, ये मान लो पत्ती है, इसकी सतह के ऊपर नमता रहेगी। नमता कब रहेगी, जब इस पत्ती के अंदर क्या रहेगी, नमी रहेगी। अब नमी रहेगी इसका मतलब कम तापमान रहेगा, कम तापमान रहेगा। जैसे मान लो वर्षा होती है तो कम तापमान होता है, हवा चलते ही सर्दी लगने लग जाती है। तो इस प्रकार, तो इसके अंदर क्या है कि यदि जल की मात्रा कम है तो क्या होगा, तापमान अधिक होगा, और यदि इसके अंदर जल की मात्रा ज्यादा है तो क्या रहेगा, तापमान कम रहेगा। तो इस आधार पर यदि तापमान कम है तो सिंचाई करेंगे और तापमान ज्यादा है
सॉरी तापमान कम है तो सिंचाई नहीं करेंगे, और तापमान ज्यादा है तो क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। इसके बाद में देखेंगे हम इसकी जो है अगला जो पॉइंट है उसके अंदर फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं देखकर। अब फसलों की जो क्रांतिक अवस्थाएं होती है, अब क्रांतिक अवस्था का मतलब क्या होता है, यहाँ पर फसलों की क्रांतिक अवस्था के आधार पर, किसके आधार पर, फसलों की क्रांति का अवस्था के आधार पर। अब देखो क्रांतिक अवस्था क्या होती है कि इसके अंदर क्या होता है कि फसलों की क्रांति, पादप की वह स्थिति, पादप की वह स्थिति या फसलों की वह स्थिति जिसमें, पादप या फसल की वह स्थिति जिसमें पादप को पानी की या जल की अति आवश्यकता होती है। यानी कि इसके अंदर यदि हम इसके अंदर हम यदि इसको इस अवस्था में यानी क्रांतिक अवस्था में आने के बाद में फसल को पानी नहीं देते हैं तो हम उत्पादन को कम कर देंगे, स्वतः ही क्या हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होता है, पादप को इस अवस्था में पानी देना ही होता है, अन्यथा आपका उत्पादन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चाहे से वो बीज उत्पादन हो, चाहे से अनाज उत्पादन हो या चारा उत्पादन हो, सभी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि फसलों को क्रांतिक अवस्था पर पानी देना जरूरी होता है, अति आवश्यक होता है। ठीक है। इसके बाद में यदि इस अवस्था पर, यदि इस अवस्था पर क्या नहीं दिया हमने, पानी नहीं दिया, फसल को जल नहीं दिया, सिंचाई नहीं की, तो क्या हो जाएगा, हमें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर कुछ क्रांतिक अवस्थाएं हैं, फसलों की कुछ क्रांतिक अवस्थाएं, उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं आ सकती है, कौन कौन सी नहीं होती है, किस फसल में कौन सी क्रांतिक अवस्था होती है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके अंदर जो गेहूं है, गेहूं की बात करते हैं हम। देखो यहाँ पे फसल का नाम और यहाँ पे क्रांतिक अवस्था। देखो यहाँ पर हम बात करें तो गेहूं, गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, एक होती है CRI, ठीक है, सीड्स, रूट, जमते समय, या इसके अंदर हम बोल सकते हैं इस चीज को इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि CRI बोल सकते हैं इसको, शीर्ष जड़ निकलना या जमते समय, शीर्ष जड़ निकलना या जमते समय, पहली हो गई। इसमें 6 होती है, कितनी होती है, 6 होती है। ठीक है। देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि इसकी CRI अवस्था पर क्या करनी है, सिंचाई करनी है। इसके बाद में कल्ले फुटान पर, किसके ऊपर, कल्ले फुटान पर, कल्ले फुटान पर। देखो कल्ले फुटान पर यानी कि कल्ले फूटते हैं, जब इसके अंदर जो पौधा होता है उसमें आपने देखा होगा इस प्रकार से कि इसके गांठें पाई जाती है, तो ये जो ये कल्ले फूट रहे हैं, ये इस प्रकार की जो कल्ले हैं इनकी फुटान पर क्या करना है, हमें सिंचाई करनी है। ठीक है, कल्ले फूटते समय। इसके बाद में आता है गांठ अवस्था पर, कौन सी अवस्था पर, गांठ अवस्था पर, गांठ अवस्था पर। देखो गांठ अवस्था कौन सी होती है, जैसे गेहूं का पौधा है, जैसे ये कल्ला आ गया, या कल्ला आ गया, इसके यहाँ पर ये सख्त होते समय ये क्या हो जाए, सख्त होने लग जाए, यानी कि ये अगला स्टार्ट हो गया यहाँ पर, तो ये सख्त होने लग जाए या गांठ बन जाए, यहाँ पर क्या बन जाए, गांठ। जैसे हम ऐसे जो गेहूं का पौधा होता है उसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे गांठे गांठे नजर आएंगे, तो ये गांठे बनते समय, गांठ अवस्था पर। ठीक है। इसके बाद में आपका अगला है कि गांठ अवस्था पर हो गया। इसके बाद में बाली निर्माण अवस्था पर, बाली निर्माण अवस्था पर। अब क्या होगा, बालियां बनते समय, ऐसे लिख सकते हो, बालियां बनते समय। इसके बाद में बालियां बनते समय
यानी कि जब आपकी जो गेहूं के ऊपर बाली होती है वो निकल रही होती है, उसी समय हमें क्या करनी है, सिंचाई करनी है। एक है दूधिया अवस्था पर, दूधिया अवस्था पर। अब दूधिया अवस्था कौन सी होती है, दूधिया अवस्था होती है जब दाने पड़ने शुरू हो जाए या दाने बनने शुरू हो जाते हैं। दाने बनते हैं उसी समय क्या होता है, उसके अंदर जब हम उस दाने को दबाते हैं तो उसमें से दूध निकलता है, सफेद रंग का क्या निकलता है, दूध निकलता है। तो यह अवस्था कौन सी होती है, दूधिया अवस्था पर। और जो छठी सिंचाई है वो पकते समय, पकते समय। तो यह है इसके अंदर जो गेहूं है इसकी क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है, सियाराई शीर्ष जड़ निकलना या जमते समय, दूसरी है कल्ले फुटान पर, तीसरी है गांठ अवस्था पर, चौथी है बाली निर्माण पर या बाली अवस्था पर, और इसके बाद में पांचवी है दूधिया अवस्था पर, और छठी है पकते समय। तो ये तो हो गई गेहूं की बात। इसके बाद में बात करते हैं जौ की। इसके बाद में किसकी बात करते हैं, जौ की। आगे है जौ। जौ की बात करें तो बुआई के 30 दिन बाद, और दूसरी सिंचाई पहली हो गई, और दूसरी सिंचाई आपको करनी है पकते समय, दाने पकते समय। ये दो सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। ये तो इंपॉर्टेंट है, यदि एक्स्ट्रा आपके पास यदि सिंचाई की उपलब्धता है आपके पास तो 6 सिंचाई करनी है। यदि आपके पास 6 सिंचाई में मान लो एक सिंचाई कम है या पानी की मात्रा कम है, तो आप क्या करोगे, इसमें पहली सिंचाई शीर्ष जड़ जमते समय, दूसरी दे दोगे गांठ अवस्था पर, तीसरी दे दोगे बाली निर्माण पर, और छठी दे दोगे पकते समय पर, पांचवी जो भी है, ठीक है, दूधिया अवस्था पर और पकते समय। तो आप क्या कर दोगे, एक सिंचाई कम कर दोगे इसमें से। लेकिन इसमें क्या है कि आपको 2 सिंचाई तो देना अनिवार्य है। क्या करना है, 2 सिंचाई तो देना अनिवार्य है। इसके अलावा यदि आपके पास सिंचाई और है तो क्या कर दोगे आप, 30 दिन के बाद में, 60 दिन के बाद में फिर पकते समय दे सकते हो, एक सिंचाई और ऐड कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जो कि क्रांतिक अवस्था हो गई कंप्लीट। इसके बाद में चना सरसों अलसी, चना सरसों अलसी। देखो इसके अंदर चना सरसों अलसी, देखो इसके अंदर आपको जो सिंचाई करनी है वो कब करनी है। देखो जो चना है, सरसों है, अलसी है, इनमें सिंचाई की बहुत कम आवश्यकता होती है, बहुत ही कम आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें एक तो देते हैं फूल आने से पहले और फलियां बनते समय। देखो पहली है फूल आने से पहले, और दूसरी देते हैं पकते समय। पहली हो गई, ये दूसरी पकते समय। इन 2 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, आपको अच्छा बड़ा उत्पादन प्राप्त हो जाएगा। 2 सिंचाई, यदि आपके पास और सिंचाइयां हैं, पानी की उपलब्धता है, तो आप ज्यादा सिंचाई कर सकते हो, इसके अंदर 3 कर सकते हो, ठीक है, 4 कर सकते हो। लेकिन इस अवस्था पर तो आपको सिंचाई करनी ही करनी है। इस अवस्था पर क्या करना है, आपको सिंचाई करनी है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर आलू। आलू का देखो सबसे पहले आलू की जो सिंचाई है, पहली सिंचाई है कि अंकुरण के समय ठीक है, ये पहली हो गई। अब देखो आलू का जब अंकुरण होता है उसी समय आपको क्या करना है, इसके अंदर सिंचाई करनी है। अंकुरण मतलब हम क्या करते हैं, आलू का पौधा लगाते हैं क्या, आलू का बीज लगाते हैं क्या, नहीं लगाते। आलू का क्या लगाते हैं, कंद लगाते हैं। तो कंद लगाने के बाद में, कंद लगाते तुरंत सिंचाई करनी है, तो फिर इसके बाद में सिंचाई कब करनी है, जब अंकुरण होता हो उस समय क्या करनी है, इसकी सिंचाई करनी है। और जो दूसरी सिंचाई है वो है कंद निर्माण पर, कंद निर्माण पर। आपको ये आलू में 2 सिंचाइयां तो देनी ही देनी है,
कब कब? अंकुरण के समय और कंद निर्माण के समय। ठीक है, आगे है गन्ना। गन्ना है, गन्ने में क्या क्या कब कब सिंचाई देनी है ये हम पढ़ेंगे। देखो गन्ना, अब गन्ना होता है, आलू होता है, गन्ना होता है। इन दोनों में क्या होता है कि हम गन्ने का बीज नहीं लगाते, आलू का बीज नहीं लगाते। गन्ने आलू में तो क्या लगाते हैं हम? आलू में लगाते हैं हम कंद लगाते हैं। कंद को काट कर क्या करते हैं? कंद लगाते हैं। तो गन्ना है, उसमें क्या करना है? अंकुरण, अंकुरण के समय। दूसरी सिंचाई है कलने फूलते समय। इसके बाद तीसरी पकते समय। कब करनी है? पकते समय। गन्ना है, उसमें कब कब करते हैं? अंकुरण के समय, कलने फूलते समय और पकते समय क्या करते हैं? हम सिंचाई करते हैं। इसके बाद में कपास है। कपास के अंदर क्या करते हैं? कपास में डोडे वाली शाखा निकलते समय। अब डोडे वाली शाखा कब निकलेगी? देखो इसके अंदर दो प्रकार की शाखाएं होती है कपास में। एक होती है वानस्पतिक वृद्धि करने वाली और एक होती है उत्पादन देने वाली। ठीक है, तो जब इसके अंदर डोडे वाली शाखाएं निकले, कौन सी शाखाएं? डोडे वाली, यानी कि जो डोडा लगता है इसके अंदर, जो कपास लगती है वो वाली शाखा निकले, उस समय आपको क्या करनी है? इसके अंदर सिंचाई करनी है, ताकि अधिकतम डोडे निकले। तो अधिकतम डोडे निकले तो अधिकतम ही हमारे पास क्या प्राप्त होगा? उत्पादन प्राप्त होगा। ठीक है, इसके बाद में फूल आते समय और डोडे बनते समय। फूल आते समय, फूल आते समय और डोडे बनते समय। देखो इसके अंदर यहाँ पर कपास में डोडे वाली शाखा निकलते समय तो एक फूल आते समय और एक डोडे बनते समय। अब इसमें पकते समय क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब कपास पकती है उस समय यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो क्या होता है कि जैसे मान लो फुहारा विधि से हम सिंचाई करेंगे तो पानी रुई के अंदर भर जाएगा। किसके अंदर? रुई के अंदर, और रुई खराब हो जाएगी। इस वजह से पकते समय हम सिंचाई नहीं करते हैं। डोडे बनते समय क्या कर सकते हैं? सिंचाई कर सकते हैं। डोडे खुलने के बाद हम सिंचाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में है तंबाकू। तंबाकू के अंदर यहाँ पे लिख देता हूं, तंबाकू, तंबाकू, तंबाकू के अंदर हम करते हैं इसके अंदर चुटाई के समय। चुटाई के समय। अब आपको लग रहा होगा चुटाई क्या होती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जो तंबाकू का पौधा होता है उसमें क्या होता है कि इस प्रकार से ये पौधा निकलता है ऐसे, और ऐसे पत्तियां निकलती हैं। अब ये पत्तियां निकल रही है, ऐसे पौधा बनता जाता है, बनता जाता है, ऊपर बनता जाता है इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसकी पत्तियां निकलती जाती हैं। अब हम क्या करेंगे? इसमें जो पकी हुई पत्तियां होती है उनको हम हटाते जाते हैं, ऊपर वाली शाखाओं को हम तोड़ते जाते हैं, ताकि इसके अंदर अधिक फुटान और अधिक मात्रा में पत्तियां बनती जाए। तो ये जो क्रिया होती है ये क्या होती है? चुटाई की क्रिया होती है। ये और किसमें करते हैं? चने में करते हैं। किसमें करते हैं? चने में करते हैं। ये चुटाई की क्रिया किसमें करते हैं? चने में करते हैं। तंबाकू हो गया चुटाई के समय। इसके बाद में हम पढ़ेंगे मूंगफली। कौन सी फली रे? मूंगफली। कौन सी फली? मूंगफली। अब यहाँ पर हम मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली में क्या होता है कि सुइयां निर्माण से, सुई निर्माण से सुई निर्माण से लेकर, कहां से? सुई निर्माण से लेकर
पकने तक, पकने तक। ये समझ में आ रही है? सुई निर्माण। अब सुई निर्माण जैसे आपने देखा होगा, मूंगफली होती है, मूंगफली की आप बुआई कर देते हो, अंकुरण होता है, अंकुरण होने के बाद में आपने देखा होगा कुछ समय बाद में क्या आती है, फूल आ जाते हैं, ठीक है। फूल आने के बाद में आपने देखा होगा ऐसे फूल तो लगते हैं ऊपर, लेकिन मूंगफली लगती है नीचे। तो इसमें क्या होता है कि फूल निर्मित हो गया, ऊपर परागण की क्रिया हो गई, फिर क्या होता है जो पराग नलिका होती है वो भूमि में चली जाती है, यहाँ पे मूंगफली बनती है। तो सुई निर्माण से लेकर जो पकने तक की अवस्था होती है उस तक क्या करनी है, आपको सिंचाई करनी है, ठीक है। आगे है धान। धान में लिखना है आपको, जो धान है, धान की जो प्रांतिक अवस्था है, धान में देखो, धान में जो सिंचाई होती है वो अजीब प्रकार की होती है, क्योंकि धान में सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। देखो मूंगफली, मूंगफली में तो हो गई सुई निर्माण से पकने तक, और जो धान होता है, धान, अब धान में क्या होता है कि धान में सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता होती है। आपको आपने सुना भी होगा कि जो चावल होता है वो क्या होता है, पानी में होता है, ठीक है। तो इसमें जो सिंचाई की व्यवस्था होगी वो भी अलग होगी। देखो इसके अंदर सबसे पहले जो सिंचाई करनी है, कल्ले निकलते समय, कल्ले निकलते समय, कल्ले निकलते समय, ठीक है। अब देखो कल्ले निकलते समय वही गेहूं वाली चीज होगी, यहाँ पर कल्ले फुटान तक या कल्ले फुटान पर, तो कल्ले कल्ले निकलते समय और फूल आने से पहले और फूल आते समय, फूल आने से पहले, फूल आने से पहले और फूल आने तक, फूल आने तक, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो इसकी धान है, धान में कल्ले निकलते समय, कल्ले निकलते समय, फूल आने से पहले और फूल आने तक के क्या करना है, आपको सिंचाई करनी है। इसके बाद में आता है मक्का। मक्का में नर मंजरी आते समय और भुट्टे बनते समय, मक्का है, मक्का, मक्का में नर मंजरी बनते समय और भुट्टे आते समय क्या करना है, सिंचाई करनी है, ठीक है। जो मक्का है, मक्के में क्या करना है, नर मंजरी आते समय और भुट्टे बनते समय, ठीक है, या आते समय क्या करना है, सिंचाई करनी है, ठीक है। तो ये कुछ फसलें थी जिनकी हमने क्रांतिक अवस्थाएं पढ़ी है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर है इसमें कि सिंचाई कब करें, इसमें पौधों के आधार पर कंप्लीट हो गया है। किसके आधार पर, पौधों के आधार पर कंप्लीट हो गया। अब अगला है वो है पौधों के आधार पर कंप्लीट हो गया, इसके बाद में आता है मृदा नमी के आधार पर। किसके आधार पर, मृदा नमी के आधार पर। पौधों के आधार पर हो गया, पहला था पौधों के आधार पर, दूसरा क्या था, मृदा नमी के आधार पर। पौधों के आधार पर। अगला है मृदा नमी के, मृदा नमी के आधार पर। किसके आधार पर, मृदा नमी के आधार पर। यहाँ पर पहला, ये दूसरा हो गया। तो मृदा नमी के आधार पर, यहाँ पर मृदा नमी के आधार पर, मृदा नमी के आधार पर यहाँ पर मृदा के अंदर नमी। अब मृदा के अंदर नमी हमें कैसे पता चलेगी कि इसके अंदर मृदा है या नहीं है, मृदा में जल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो इसके अंदर दो चीजें आती है, एक तो आती है क्षेत्र क्षमता। क्या आती है, क्षेत्र क्षमता, फील्ड कैपेसिटी। क्षेत्र क्षमता, जैसे मान लो कुछ मृदाओं की क्षमता क्या होती है, जल धारण करने की क्षमता क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा, क्षेत्र क्षमता ज्यादा हो गई। कुछ मृदाओं की क्या होती है, जल धारण क्षमता कम होती है, तो क्या होती है उसकी क्षमता, क्षेत्र क्षमता कम हो गई, ठीक है। एक होता है स्थायी मलानी बिंदु। क्या होता है, स्थायी मलानी बिंदु। यहां पर हम क्षेत्र क्षमता और स्थायी मलानी बिंदु, इन दोनों चीजों के बीच में जो जल होता है उसे क्या कहते हैं,
इन दोनों के बीच में जो जल उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं? प्राप्य जल कहते हैं, प्राप्य जल। यानी कि ये जल पौधों को प्राप्त होता है। अधिकतम क्षेत्र क्षमता हो गई कंप्लीट। इससे ज्यादा जल डालोगे तो क्या हो जाएगा? मृदा निष्कर्षण नीचे चला जाएगा या बहकर आगे निकल जाएगा। तो ये क्षेत्र क्षमता हो गई। इसके बाद में स्थायी मृदा बिंदु। यह बिंदु वह बिंदु होता है जिसके अंदर यदि सिंचाई नहीं दी जाएगी पादप को तो पादप नष्ट हो जाएगा। ये कौन सा बिंदु हो गया? इस अवस्था पर यदि पादप को सिंचाई नहीं दी जाती है तो क्या हो जाएगा? पादप नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस अवस्था पर क्या? पादप मुरझा जाएगा। और इस अवस्था से बाद में भी यदि सिंचाई नहीं दी जाती है तो पादप क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों, इन दोनों के बीच में जो जल होता है उसे क्या कहते? जल होता है, वही क्या होता है? प्राप्य जल होता है। क्या होता है? प्राप्य। यानी कि इन दो, क्षेत्र क्षमता अधिकतम जल और ये न्यूनतम जल। वैसे तो जल तो मृदा में होता है लेकिन न्यूनतम जल होता है ये। ठीक है, इस जल से नीचे आते क्या हो जाएगा? इस स्थायी मृदा बिंदु से नीचे आते ही जल की मात्रा क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी, जो पौधों को प्राप्त नहीं हो पाएगा। और पौधों को प्राप्त नहीं हो पाएगा तो पौधा क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो मृदा नमी के आधार पर ये इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं? इस वाले जल का प्रयोग या इस जल को बनाए रखेंगे, इस जल को बनाए रखेंगे। क्यों? किसके माध्यम से? सिंचाई के माध्यम से। किसके माध्यम से? सिंचाई के माध्यम से। किसके माध्यम से? सिंचाई के माध्यम से। ठीक है, तो इस प्रकार हम मृदा नमी के आधार पर क्या कर सकते हैं? पौधों को क्या दे सकते हैं? सिंचाई दे सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। हम अगली क्लास में हम बात करेंगे कि सिंचाई किस प्रकार की जाती है, कौन सी अवस्थाएं, कितने प्रकार से सिंचाई की जा सकती है, कौन से साधन हैं, कौन सी यंत्र है जिनके द्वारा सिंचाई की जाती है। ठीक है, धन्यवाद।